नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। प्रतापनगर में कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी को डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें दून अस्पताल में भर्ती किया गया। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा उनका हाल जानने के लिए दून अस्पताल पहुंचे और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। शुक्रवार को तबियत खराब होने के चलते विधायक विक्रम सिंह नेगी सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हो पाए थे। देहरादून में डेंगू का कहर सबसे ज्यादा है। हालात तो ये हैं कि सीएम ऑफिस में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। सीएम धामी के सहयोगी विश्वास डोभाल को डेंगू हो गया है, जिन्हें दून अस्पताल में एडमिट किया गया है। विश्वास डोभाल पिछले 2 दिनों से तेज बुखार से पीड़ित हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक डेंगू ने अपना पैर पसार लिया है। वहीं चिकनगुनिया ने भी दस्तक दे दी है। राज्य में डेंगू के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। डेंगू से अब तक 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी देहरादून में 600 मामले सामने आए हैं, जिसमें 12 डेंगू मरीजों ने जान गंवाई है। इसके साथ ही कई इलाकों में चिकनगुनिया के मामले भी देखने को मिल रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि डेंगू के मरीजों के लिए इलाज के पूरे इंतजाम किए गए हैं। धीरे धीरे डेंगू पर नियंत्रण पाया जाएगा। हम तो जैसे मरीज हमारे पास आ रहे हैं, उनके आने और उनके भर्ती होने के हिसाब से हम व्यवस्थाएं बढ़ाते चले जा रहे हैं, ताकि किसी को हम रिफ्यूज न कर सके और सबको बेड अवेलेबल हो और किसी भी मरीज को कहीं और जाने के लिए विवश न होना पड़े। तो हम हर वार्ड को, जैसे हमारा वार्ड अभी ग्रेजुअली शुरू में 2 वार्ड थे, अब आज के डेट में 5 वार्ड हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ बेड्स बढ़ गए हैं और ये सब डिपेंड करता है मरीजों की आने वाली संख्या पे, भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या पे। और अब धीरे धीरे डेंगू पे काफ़ी नियंत्रण हो गया है। हमारे 7 जिलों में एक भी केस डेंगू का पॉजिटिव नहीं है और अभी तक रिकवरी रेट हमारा जो है वो 85% है कि 85% जो है मरीज ठीक हो गए हैं। और जो मरीज हॉस्पिटलों में, उनके लिए पूरा उपचार की व्यवस्था सरकार की तरफ से निःशुल्क की गई। जम्मू कश्मीर में गोली लगने से शहीद हुए गढ़वाल राइफल जवान दीपेंद्र सिंह रावत का पार्थिव शरीर आज पंत तत्व में विलीन हो गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पसोली लाया गया, जहां सेना के अफसर, शहीद के भाई और ग्रामीणों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी गई। शहीद जवान पौड़ी जिले के बोरीखाल ब्लॉक ग्राम पसोली का रहने वाला था। शहीद जवान दीपेंद्र अपने पीछे पत्नी और 3 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। 1 हफ्ते पहले ही दीपेंद्र अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद ड्यूटी पर गए थे। भारतीय वायुसेना के होनहार अधिकारी विंग कमांडर अनुपम गुसाई की लेह लद्दाख में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। विंग कमांडर अनुपम राफेल के पहले टेक्निकल अधिकारी थे, जो फ्रांस में ट्रेनिंग लेकर आए थे। उनका पार्थिव शरीर वायुसेना के विशेष जहाज लेह से उनके देहरादून आवास लाया गया। इस दौरान कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो अब विंग कमांडर अनुपम गुसाई हमारे बीच नहीं रहे। लेह लद्दाख में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। विशेष जहाज से दून उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। मंत्री गणेश जोशी ने भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पिथौरागढ़ के वड्डा में का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे 2 टीचर 16 साल के एक स्टूडेंट को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक स्टूडेंट को इतनी बुरे तरीके से पीट रहे हैं कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि स्टूडेंट की जान जा सकती है। दोनों शिक्षक सरेआम स्टूडेंट की पिटाई कर रहे हैं। इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज की जा चुकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और सीएम G20 डेलीगेट्स के साथ डिनर कार्यक्रम में
शामिल हुए। भारत मंडपम में ये डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विदेशी मेहमानों के साथ देशों के प्रतिनिधियों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस रात्रि भोज में शामिल हैं। तो पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है डिनर में, जो राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए खास तौर पर आयोजित किया जा रहा है। और भारत मंडपम में इस डिनर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत आज रुड़की के ढंढेरा में ककड़ी और रायता पार्टी में पहुंचे। वहीं हरीश रावत ने पहाड़ी और मशहूर व्यंजन का पूरा लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मात्र 1100 रुपए बीघा मुआवजा दे रहे, जो कि किसान के साथ छलावा है। इस दौरान कई अन्य लोगों ने भी पहाड़ी, ककड़ी और रायता का लुत्फ उठाया। तो हरीश रावत को आप देख रहे हैं, ककड़ी और रायता जो कि काफी मशहूर व्यंजन है पहाड़ों का, इसका लुत्फ उठाते हरीश रावत नजर आ रहे हैं, पूर्व सीएम उत्तराखंड के। बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी जीत गई, पर हारी हुई कांग्रेस इसे हार मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बागेश्वर की क्लोज फाइट 2024 चुनाव में अच्छे रिजल्ट का संकेत है। चंपावत के बाद बागेश्वर उपचुनाव जीतकर बीजेपी खुश है, तो कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है कि चंपावत की करारी हार के मुकाबले हालात बेहतर हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार में जीत का अंतर 2405 वोट का रहा। कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार को 30,842 वोट मिले, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास को 20,070 वोट मिले थे। इस लिहाज से पिछली बार हार जीत का अंतर 12,000 वोट से ज्यादा का था। लिहाजा कांग्रेस 10,700 वोट के अंतर को अपनी कामयाबी मान रही है और हार के बावजूद कांग्रेस को लगता है कि बदलाव का असर 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में दिखेगा। निश्चित है 2024 में कांग्रेस, और तब तक अभी समय है, हम और मजबूती की ओर को बढ़ेंगे। 2024 के रिजल्ट अच्छा आएगा और 2027 में बीजेपी को पदच्युत करके उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करेंगे। बागेश्वर की हार में कांग्रेस भविष्य की जीत दिख रही है, तो उपचुनाव जीत चुकी बीजेपी इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया और कांग्रेस का भविष्य बता रही है। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक पहली बार बागेश्वर में कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला हुआ, वरना मुकाबला त्रिकोणीय रहा करता था। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ पे पूरा इंडिया ब्लॉक हमारे खिलाफ एकजुट होकर लड़ा, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, बड़े बड़े उनके दिग्गज नेता रात दिन वहां पर बागेश्वर में उन्होंने कैंप किया, उसके बाद भी हम अपना वोट शेयर भी बढ़ाने में सक्षम हुए और हमने चुनाव जीतने भी एक मिथक तोड़ा है। तो मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नतीजे घोषित होने के बाद बागेश्वर उपचुनाव का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन रिजल्ट में फेल होने के बावजूद कांग्रेस को उम्मीद है कि 2024 की परीक्षा में कामयाबी मिलेगी। पर बीजेपी के सामने कांग्रेस का इम्तिहान आसान नहीं होने वाला। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाढ़ से प्रभावित राज्य उत्तराखंड को 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। इस साल भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में काफी नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए रिलायंस के निदेशक अनंत अंबानी की ओर से यह धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की है। अनंत अंबानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे एक पत्र में लिखा है, हमें उम्मीद है कि ये पहल उत्तराखंड के लोगों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के राज्य सरकार के प्रयास को आगे बढ़ाएगी। रिलायंस पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से उत्तराखंड में विभिन्न शिक्षा और सामाजिक विकास पहलों के माध्यम से भागीदारी निभा रहा है।
मुख्यमंत्री सीएम धामी को 25 करोड़ रुपए की धनराशि का ये चेक सौंपा गया। इस सहायता राशि के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनंत अंबानी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और व्यक्तिगत रूप से अंबानी परिवार कई सालों से उत्तराखंड के विकास के बड़े समर्थक रहे हैं। अक्टूबर 2020 में अनंत अंबानी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को कोविड लॉकडाउन के समय हुए नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया था। तो साल 2021 में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को कोविड से राहत संबंधी प्रयासों के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने पिछले साल बद्रीनाथ और केदारनाथ की मंदिर की कमेटियों को 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया था। बागेश्वर के लेटी गांव की एक महिला जंगल में घास काटते समय अचानक से खाई में गिर गई। खाई में गिरने से महिला के सिर पर गंभीर चोट आई। गांव वाले खाई से निकालकर महिला को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला गांव की महिलाओं के साथ पास के जंगल में घास काटने के लिए गई थी, तभी उसकी मौत हो गई। पिथौरागढ़ का गंगोली हाट पूरी तरह बंद रहा। विभिन्न संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हटाने की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया। स्थानीय लोग प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और प्रवर सहायक को हटाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इन दोनों कर्मचारियों के कारण गंगोली हाट की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। हालात तो ये है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सिस्टम को बेहतर बनाने के बजाय गुटबाजी में लिप्त है। उसको सुन के आपको उनकी पूरी मानसिकता। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों द्वारा जो लिखित पत्र सीएमओ साहब को पहले भेजे थे, हमारे व्यापार संघ से भी मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा था, तो शासन प्रशासन ने इनके स्थानांतरण के विषय में सोचा ही नहीं। और सीएमओ साहब ने यहाँ पर आके कई एक बार मीटिंगें भी ले ली हैं, फिर भी उन्होंने इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो आज हमारे व्यापार संघ और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और इसीलिए अब इसमें बाजार बंद करवाया है। G20 क्राफ्ट बाजार में उत्तराखंड का स्टॉल लगा है। स्टॉल पर केदारनाथ और बद्रीनाथ की कलाकृति रखी गई। इसके साथ ही कई उत्पादों के साथ बिच्छू घास की जैकेट की भी तारीफ हो रही है। स्टॉल में उत्तराखंड राज्य के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद भी रखे गए हैं और यहां अल्मोड़ा के ऊनी स्कार्फ, डूंडा शॉल, पिथौरागढ़ के ऊनी कारपेट, नैनीताल की एपन और उधम सिंह नगर की मूंज घास के उत्पाद रखे गए हैं। जो विभिन्न चौकियां हैं, एपन आर्ट की जो चौकियां के प्रोडक्ट हैं, नेटल फाइबर के प्रोडक्ट, इसमें नेटल फाइबर का स्टोल हो गया, जैकेट्स हो गया और ये फेमस अल्मोड़ा की ट्वीट, जो कि नैनीताल और अल्मोड़ा में जितने भी सैलानी वहां पे आते हैं वो लोग इस ट्वीट को बहुत पसंद करते हैं और अच्छे दामों में ये ट्वीट वहां पे विक्रय की जाती है। इसके साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी, जो कि एक आज पहचान बन चुकी है उत्तराखंड की। दिल्ली में हो रही G20 का असर अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। मसूरी टूरिस्ट से गुलजार है। मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार से जाम में ना रहना पड़े, इसके लिए पुलिस ने प्लान भी तैयार किया है। साथ ही मसूरी में उन्हीं पर्यटकों की एंट्री दी जा रही है जिनके पास होटल की बुकिंग है। वहीं मामले में एसपी सिटी का कहना है कि आने वाले सभी टूरिस्ट को अलग अलग डायवर्जन प्लान के तहत ही भेजा जा रहा है। छुट्टी के चलते और लॉन्ग वीकेंड के चलते जो टूरिस्ट हैं उनकी काफ़ी बड़ी संख्या में मसूरी आए हैं और पता चला है कि बुकिंग काफ़ी बड़ी संख्या में हुई है और इस चीज़ को लेकर के ट्रैफिक का प्रेशर भी है। उसको लेकर के हमने ड्यूटीज लगाई हैं। मसूरी में भी एक्स्ट्रा फोर्स दिया हुआ है। ट्रैफिक प्रेशर को देखते हुए जो ट्रैफिक डायवर्जन पॉइंट्स हैं उनको इनिशिएट किया गया है। दिल्ली G20 की बैठक चल रही है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन दिल्ली के बहुत से लोगों ने नैनीताल की रौनक बढ़ा दी है। दिल्ली में G20 की बैठक का फायदा नैनीताल के टूरिज्म कारोबार को हो रहा है। नैनीताल के पर्यटन स्थल दिल्ली के पर्यटकों से गुलजार हैं, तो टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों की भीड़ ने नैनीताल में चार चांद लगा दी है। 3 दिनों की छुट्टी के चलते पहाड़ पहुंचे पर्यटक ऑफिस की टेंशन से दूर है, तो दिल्ली की गर्मी को पीछे छोड़ नैनीताल की सर्दी का एहसास कर रहे हैं। एक्चुअली G20 के चक्कर में दिल्ली अभी 3 दिनों के लिए बंद था, तो हमने भी प्लान करा कि कुछ दिल्ली से बाहर निकल के ऐसी जगह जाए
जहाँ मौसम वगैरह बहुत अच्छा हो, घूमने में मज़ा भी आए, तो हमने भी एक दोस्तों के साथ अपना ट्रिप बनाया है। दिल्ली में मौसम तो बहुत गर्मी है, उमस है, या 3 दिन की छुट्टी है, तो फिर स्कूल की छुट्टी है, ऑफिस भी बंद है, तो फिर दिल्ली पूरी बंद है, तो हम लोग निकल आए यहाँ। अभी G20 समिट चल रहा है, तो सारा रेस्ट्रिक्शन है, तो कहीं निकल नहीं पाएंगे, तो घर में बैठने से अच्छा है कहीं और घूम आए। बीते दिनों बारिश के चलते पर्यटन कारोबार धीमा हो गया था, तो हिमाचल की आपदा के बाद ये पर्यटन स्थल सुनसान से हो गए थे। लेकिन G20 की बैठक के बाद अचानक टूरिस्ट का फ्लो नैनीताल की तरफ बढ़ गया है। सैलानियों की लगी इस भीड़ से होटल पैक हो गए हैं, तो पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को ऑफ सीजन में भी लाभ मिल रहा है। जो हिमाचल और गढ़वाल साइड जो आपदा से काफी नुकसान हुआ था, उसका नुकसान हमें नैनीताल में टूरिज्म को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था। अभी G20 की वजह से जो दिल्ली 3 दिन का बंद है, तो उम्मीद है कि इस बार नैनीताल में बहुत अच्छा काम रहेगा। बहरहाल G20 के बहाने नैनीताल के कारोबार में बूम आया है और कारोबारी भी खासा खुश हैं। हालांकि प्रशासन भी अगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे तो कारोबारियों के लिए ये दिन और अच्छे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। अमित शाह ने G20 को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। उन्होंने लिखा, मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देने के हमारे सभ्यतागत लक्ष्य की खोज में सम्मानित G20 नेता कूटनीति और सहयोग के माध्यम से राष्ट्रों के बीच विश्वास के पुल बनाने के लिए आम सहमति पर पहुंचे हैं। ये सभी के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ट्वीट आप अमित शाह का देख रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के साथ साथ उनका आभार व्यक्त किया है और कहा कि G20 को लेकर ये सभी के बेहतर भविष्य के लिए बड़ी बात है। आम सहमति पर हम लोग पहुंचे हैं। ये सभी के बेहतर भविष्य की एक अनोखी झलक और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि G20 की मेजबानी जो आज भारत कर रहा है, उसको लेकर आभार व्यक्त कर रहे हैं अमित शाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम स्वयं नारायण का आवास है और बद्रीनाथ धाम से कुछ दूरी पर स्तूप पंथ सरोवर है, जहां मान्यता है कि स्नान करने के लिए तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम से 28 किलोमीटर की दूरी पर है सतोपंथ नामक जगह, जहां मान्यता है कि सतोपंथ में बने सरोवर में विशेष पर्व पर स्नान करने के लिए तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। वहीं एक मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग की यात्रा पूरी कर पाए। बाकी पांडवों ने इसी यात्रा मार्ग पर अपने अपने शरीर त्याग दिए। सतोपंथ एक त्रिकोणात्मक सरोवर है, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है। भारत के प्रथम गांव माना के लोग आज भी अपने पितरों को तर्पण देने के लिए सतोपंथ जाते हैं। सतोपंथ की यात्रा बहुत ही कठिन है और यहाँ की खड़ी चढ़ाई पार करके ही पहुँचा जा सकता है। सतोपंथ वो स्थान है जहाँ पे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रत्येक संक्रांति, अमावस, पूर्णिमा यानी पर्वों के दिनों में स्नान करते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। त्रिकोणात्मक कुंड दिखता है, 3 कोने इसके, और यहीं से मुख्य रूप से अलकनंदा का प्रभाव निश्चित होता है। अलकनंदा निकलती है। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है और पथरीले पहाड़ के साथ बहते झरने भी मार्ग में बाधा डालते हैं। सतोपंथ ट्रैक पर लक्ष्मीवन, चक्र तीर्थ समेत कई स्थान मार्ग भी दिखाई देते हैं, जो काफी रमणीय है और साथ ही इस पवित्र स्थान पर साधु संत तपस्या में लीन दिखाई देते हैं। जब हम वहाँ पहुंचे तो एक योगी वहाँ साधना में जो हमें मिला, जो योगी जो है अमन दास अपने को बताते हैं, उन्होंने हमारे वहाँ पर भव्य स्वागत किया और उनका कहना था कि हम नारायण की जो है तपस्या में यहाँ पे लीन है, लेकिन नर सेवा को हम उससे भी ज्यादा यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि इतनी दुर्गम जगह पे जब कोई नर पहुँचता है तो उससे बड़ा जो है नारायण कोई नहीं हो सकता।
इस अनोखी यात्रा का अनुभव करने के लिए आप भी भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से लेकर सितंबर महीने तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद यहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन गर्मियों के महीने में यहां की यात्रा बहुत ही रोमांचक होती है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अद्भुत चीजें नजर आती हैं और इसीलिए ये जगह प्रसिद्ध है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां किसानों के वोट बैंक को टटोलने में जुटी हैं और पिछले दिनों किसानों की 2 महापंचायतों के मायने भी अलग अलग निकाले जा रहे हैं। क्या है किसानों की रणनीति, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में हरिद्वार सबसे हॉट सीट मानी जाती है। हरिद्वार जिला किसान बाहुल्य क्षेत्र होने से किसानों की इस लोकसभा सीट पर अहम भूमिका होती है। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीटों में से 8 किसानों से जुड़ी हुई सीटें हैं। नहीं, किसान किसी भी पार्टी के वोट बैंक के रूप में प्रयोग नहीं होगा। इस जनपद के किसानों ने दिखाया कि एक बार राजेंद्र बाड्डी को समाजवादी पार्टी से कोई सोच भी नहीं सका था, संसद भेज दिया था। हरीश रावत जी को यहीं से सांसद बनाया, निशंक जी को 2 बार सांसद बनाया। ये किसानों की देन है। सियासी दल किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसानों का साफ कहना है कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक न समझा जाए। किसानों का ये भी कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में किसान अपनी रणनीति तय करेगा कि किसान किस पार्टी के साथ है। हम किसानों को, हमारे किसानों के बीच में गांव-गांव चौपालों पर हमने ये चर्चा शुरू करा दी कि हम अपनी वोट बैंक की ताकत सरकार को दिखानी पड़ेगी। ये किसान की वोट बैंक की ताकत को नहीं समझ पा रहे। किसान की बात करेगा, जो भी किसान की बात करेगा, किसान उसे ही वोट देगा। सभी सियासी दल किसानों की नब्ज टटोलने में लगे हैं और किसान नेता अपनी रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किसान किसकी तरफ रुख करता है। रुड़की से न्यूज़ 18 के लिए मनोज जुयाल की रिपोर्ट।